relationship between phenotypic value and breeding value for a trait in the population. Second है, it is the square of correlation between phenotypic value and breeding value. जब भी डेफिनेशन आता है तो उसका क्या होगा डेफिनेशन हेरिटेबिलिटी का? इट इज डिफाइंड एज द मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन फिनोटाइपिक वैल्यू एंड ब्रीडिंग वैल्यू. हेरिटेबिलिटी हम लोग को क्या पता था? रिलेशनशिप बिटवीन फिनोटाइपिक वैल्यू और ब्रीडिंग वैल्यू. फिनोटाइपिक वैल्यू मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस आएगा और ब्रीडिंग वैल्यू तो पता है ब्रीडिंग वैल्यू वो होता है जिससे हम लोग एक इंडिविजुअल कितना अच्छे से परफॉर्म कर रहा है और उसके बेसिस पे हमारा फ्यूचर जनरेशन जो प्रोड्यूस होगा उसको हम लोग जज कर सकते हैं. मतलब वो अगर सपोज एक आध इंडिविजुअल हाई मिल्क प्रोडक्शन दे रहा है तो हम लोग उसको मेट करके जो ऑफस्प्रिंग होगा वो भी हाई मिल्क प्रोडक्शन वाला होने वाला है, तो उसी को बोलते हैं ब्रीडिंग वैल्यू. ब्रीडिंग वैल्यू फॉर अ ट्रेट इन द पॉपुलेशन. तो हम लोग उसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? एच स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर एपी. मतलब इट इज द एपी क्या डिनोट करता है? रिलेशनशिप बिटवीन द फिनोटाइपिक वैल्यू एंड ब्रीडिंग वैल्यू. देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन फिनोटाइपिक वैल्यू एंड ब्रीडिंग वैल्यू ऑफ द ट्रेट. When the relationship is high, that is high heritability, the phenotypic value is the good indicator of the breeding value of an animal. फिनोटाइपिक वैल्यू तो पता है मतलब इसका एक्सटर्नल अपीयरेंस. अगर उसका एक्सटर्नल अपीयरेंस अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसका जीनोटाइपिक वैल्यू ऑब्वियसली अच्छा ही होने वाला है. एक एनिमल जैसे हम लोग एचएफ को लेते हैं, इसका एक्सटर्नल अपीयरेंस देखेंगे तो उससे हम लोग को पता चल जाता है कि वो जो है हाई मिल्क प्रोडक्शन वाली है करके. ऐसा मतलब ये एग्जांपल आप लोग लिख सकते हैं हेरिटेबिलिटी के लिए. मतलब हेरिटेबिलिटी अगर क्वेश्चन आता है तो आप लोग क्या लिखोगे डेफिनेशन में? हेरिटेबिलिटी इज द रिलेशनशिप phenotypic value and breeding value. हेरिटेबिलिटी को हम लोग मैम जीनोटाइप के साथ मैम क्या रिलेशन था इसका? मतलब Vg अपॉन Vp आता है, ठीक है. जीनोटाइपिक वैल्यू क्या होता है? एक्सटर्नल अपीयरेंस होता है. जीनोटाइपिक वैल्यू क्या होता है? मतलब अंदर उसका जीन कितना अच्छे से परफॉर्म कर रहा है. मतलब h स्क्वायर इज इक्वल टू Vg अपॉन Vp. ओके, ये आगे है, आगे की स्लाइड में है, मैं बता दूंगी, ठीक है. So basically हेरिटेबिलिटी को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? एच स्क्वायर से डिनोट करते हैं. फिर इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन फिनोटाइपिक वैल्यू एंड ब्रीडिंग वैल्यू, तो आर स्क्वायर एक ही आएगा, ठीक है. और यहाँ पे क्या बताया गया है? जब भी हेरिटेबिलिटी हाई होता है तो उसका फिनोटाइपिक वैल्यू ऑब्वियसली हाई होना है. तो इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ द ब्रीडिंग वैल्यू ऑफ एन एनिमल. ये हो गया इसका फर्स्ट डेफिनेशन, ओके, हेरिटेबिलिटी का. उसको दूसरी तरह से हम लोग कैसे लिख सकते हैं? Heritability being measure of the strength of relationship between phenotypic value and breeding value for a trait in the population. It can be used to predict the breeding value of an animal from its phenotypic value. Therefore, the heritability is the regression of the breeding value on the phenotypic value. जैसे मैंने पहले बताया था स्लाइड में, क्या होता है रिलेशनशिप बिटवीन फिनोटाइपिक वैल्यू और ब्रीडिंग वैल्यू होता है हेरिटेबिलिटी. उसी को उन्होंने सेकंड वे में कैसे डिफाइन करा है? हेरिटेबिलिटी बीइंग द मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप. मतलब ऑलरेडी हम लोग को पता है कि हेरिटेबिलिटी क्या होता है? इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन phenotypic value and breeding value for a particular trait, and it is used to predict the breeding value of animal. मतलब ये डेफिनेशन में उन्होंने क्या बोला है कि हेरिटेबिलिटी के बेसिस पर हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? रिलेशनशिप बिटवीन फिनोटाइपिक वैल्यू एंड ब्रीडिंग वैल्यू. ब्रीडिंग वैल्यू तो वो है जिससे हम लोग को पता चलता है कि एनिमल कितने अच्छे से परफॉर्म कर रहा है. उसी के बेसिस पे हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ बाबा इसका जो ऑफस्प्रिंग होगा वो भी अच्छे से ही परफॉर्म करने वाला है. तो वही ये डेफिनेशन में बताया है. तो इसको हम लोग ने कैसे डिनोट करा? जैसे पिछली वाली स्लाइड में हम लोग ने कैसे डिनोट करा था? एच स्क्वायर इज इक्वल टू आर एपी करके डिनोट करा था. पर यहाँ पे कैसे डिनोट करेंगे हम लोग? हेरिटेबिलिटी इज द रिलेशन ऑफ ब्रीडिंग वैल्यू ऑन फिनोटाइपिक वैल्यू. मतलब एच स्क्वायर इज इक्वल टू बीएपी. लास्ट स्लाइड में हम लोग ने कैसे डिनोट करा? इट इज द स्क्वायर ऑफ कोरिलेशन. कोरिलेशन मतलब दोनों के बीच का रिलेशन. ओके, ये एक है हेरिटेबिलिटी को आप लोग डिफाइन कर सकते हो. आर स्क्वायर इक्वल टू बी ए सी. ओके, डेफिनेशन सबका एक ही है पर तरीका जो है हेरिटेबिलिटी को डिफाइन करने का वो अलग है. तो आपके ऊपर है कि ये
तीन चार डेफिनेशन से हम लोग हेरिटेबिलिटी को डिफाइन करते हैं. Heritability can also be defined in another way, that it measures the degree to which offspring resemble their parents in performance of the trait. जैसे पहले दो डेफिनेशन में उन्होंने क्लियर कट बता दिया था, ब्रीडिंग वैल्यू के बारे में बता दिया, मतलब उन्होंने एलाबोरेट करने से अच्छा कि एक टर्म दे दिया ब्रीडिंग वैल्यू, उसको ही अदर वे में इन्होंने इधर यहाँ पे कैसे एक्सप्लेन करा, इट मेजर्स द डिग्री टू व्हिच ऑफस्प्रिंग रिसेंबल देयर पेरेंट्स इन द परफॉर्मेंस फॉर इट. क्या है, ऑफस्प्रिंग के बेसिस पे हम लोग जज करते हैं कि इसका पेरेंट कितने अच्छे से परफॉर्म कर रहा होगा करके. So when the heritability for a trait is high, the offspring have close resemblance to the parent for the trait और vice versa. Heritability high होता है तो ऑफस्प्रिंग अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, ये हमको पता चलता है, मतलब रिलेशनशिप बिटवीन दी फिनोटाइपिक वैल्यू और ब्रीडिंग वैल्यू स्ट्रांग है. वही अगर हेरिटेबिलिटी लो होता है तो इट विल इंडिकेट दैट द रिलेशनशिप बिटवीन दी फिनोटाइपिक वैल्यू एंड ब्रीडिंग वैल्यू इज लो. मतलब अगर आप लोगों का डिफाइन हेरिटेबिलिटी तो आप उसको तीन तरीके से डिफाइन कर सकते हो. पहला डेफिनेशन आएगा, इट इज द रिलेशनशिप मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन फिनोटाइपिक वैल्यू एंड ब्रीडिंग वैल्यू. फिर आपको ये फॉर्मूला लिखना है, L² इज इक्वल टू R² AP. अगर ये फॉर्मूला याद नहीं होता है या फिर ये डेफिनेशन याद नहीं होता है तो आप लोग दूसरा डेफिनेशन भी लिख सकते हो, जिसमें ये बताया गया है कि हेरिटेबिलिटी इज द मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन फिनोटाइपिक वैल्यू फॉर ए ट्रेटिंग डिनोट करा है H² इज इक्वल टू BAP. ये दोनों में से आप कौन सा भी डेफिनेशन एग्जाम टाइम पे लिख सकते हो, ठीक है. और हेरिटेबिलिटी को थर्ड वे में कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, हेरिटेबिलिटी कैन आल्सो बी डिफाइंड इन अनदर वे, दैट इट इज टू मेजर द डिग्री टू व्हिच ऑफस्प्रिंग रिप्रेजेंट देयर पेरेंट. मतलब ब्रीडिंग वैल्यू को ही नॉन या फिर डिफाइन करके थर्ड वे में डेफिनेशन बता दिया है. जब भी हेरिटेबिलिटी हाई होगा मतलब रिलेशनशिप बिटवीन दी फिनोटाइपिक वैल्यू एंड ब्रीडिंग वैल्यू हाई होगा. जब भी हेरिटेबिलिटी लो होगा तो रिलेशनशिप बिटवीन दी ब्रीडिंग वैल्यू एंड फिनोटाइपिक वैल्यू लो होगा. तो मैंने जैसे स्टार्टिंग में आपको बताया था, एक और डेफिनेशन है, हेरिटेबिलिटी कैन आल्सो बी डिफाइंड एज रेशियो ऑफ जीनोटाइपिक वैल्यू टू दी फिनोटाइपिक वैल्यू, मतलब Vg अपॉन Vp. ओके, अब ये आपका डेफिनेशन हो गया. फिर उसके बाद आपको डिफाइन तीन वे पे डिफाइन कर, मतलब तीन वे से हम लोग ने डेफिनेशन लिखा है, आप कौन सा भी एक लिखिए. फिर उसको एलॉबरेट करने के लिए आपको क्या लिखना है कि हेरिटेबिलिटी को ही हम लोग दो वे से क्लासिफाई करते हैं, आइदर इट कैन बी इन द ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी और नैरो सेंस हेरिटेबिलिटी. जब भी ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी के बारे में पूछा जाता है तो आपको कैसे लिखना है, इन केस ऑफ ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी इट इज द रेशियो ऑफ जीनोटाइपिक वैल्यू टू दी फिनोटाइपिक वैल्यू, मतलब H² जो हेरिटेबिलिटी को हम लोग ने डिनोट करा है, which is equal to Vg अपॉन Vp. Vg क्या है, जीनोटाइपिक वैल्यू है, Vp क्या है, फिनोटाइपिक वैल्यू है. तो Vg को हम लोग कैसे एलॉबरेट करते हैं, Va प्लस Vb प्लस Vi. अभी आपको शॉर्ट फॉर्म में याद रखना हो कि Vg को हम लोग कैसे एक्सपांड करें, तो आदि मतलब A फॉर एडिटिव, D फॉर डोमिनेंस, I फॉर इंटरेक्शन. तो Vg को हम लोग ने कैसे एलॉबरेट करा, Va प्लस Vd प्लस Vi, मतलब A एडिटिव, Vd डोमिनेंस, Vi इंटरेक्शन, और अपॉन Vp, ये तो हम लोग ने पहले ही बता दिया था, Vg बाई Vp. सिर्फ Vg को हमको एक्सपांड करना है जो आएगा ADI. तो ये हो गया तुम्हारा ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी. दूसरा कौन सा होता है, नैरो सेंस हेरिटेबिलिटी. जब भी हम लोग नैरो सेंस हेरिटेबिलिटी के बारे में बात करते हैं तो इसमें सिर्फ इट इज द रेशियो ऑफ एडिटिव जेनेटिक वेरिएंस टू द टोटल फिनोटाइपिक वेरिएंस. जब हम लोग ने ब्रॉड सेंस के बारे में बात किया तो Vg बाई Vp आया. वही अगर हम लोग नैरो सेंस के बारे में बात करते हैं तो Va बाई Vp आता है. When one refers to the heritability, the default is narrow sense H². H² is the measure of usable genetic variance under sexual reproduction. ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना ही बताना है कि हेरिटेबिलिटी क्या होता है, हेरिटेबिलिटी का डेफिनेशन क्या है. हेरिटेबिलिटी को हम लोग H² से डिनोट करते हैं और हेरिटेबिलिटी को कैलकुलेट करने के दो तरीके, आइदर वी कैन कैलकुलेट बाय ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी और नैरो सेंस हेरिटेबिलिटी.
हेरिटेबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट दोनों है, ठीक है। अगर ब्रॉड सेंस के बारे में आपको पूछते तो आप कैसे लिखोगे, वीजी बाय वीपी, और वीजी को हम लोग कैसे एक्सपांड करेंगे, आदि, यानी कि वी ए प्लस वी डी प्लस वी आई, ए फॉर एडिट्यूड, डी फॉर डोमिनेंस, आई फॉर इंटरेक्शन, और वीपी तो आपको पता है फिनोटाइपिक वैल्यू। और जो नैरो सेंस है उसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, एच स्क्वायर इज इक्वल टू वी ए बाय वी पी। जब भी नैरो सेंस के बारे में हम लोग बात करते हैं सिर्फ एडिटिव फैक्टर को ही हम लोग इंक्लूड करते हैं, और जब भी हम लोग ब्रॉड सेंस के बारे में बात करते हैं तो जीनोटाइपिक वैल्यू, पूरा जीनोटाइपिक आएगा, उसमें एडिटिव आएगा, डोमिनेंस आएगा और इंटरेक्शन आएगा। ये हो गया आपका हेरिटेबिलिटी के बारे में डिस्क्रिप्शन, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा लिमिट्स ऑफ हेरिटेबिलिटी। देयर आर सर्टेन लिमिट्स, ओके, हर एक चीज का कुछ ना कुछ लिमिटेशन होता है, वैसे ही हेरिटेबिलिटी का भी लिमिटेशन है। आइदर आप उसको, ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हेरिटेबिलिटी को हम लोग कैसे किस रेंज में कैलकुलेट कर सकते हैं, 0 to 1, आइदर इट कैन बी 0 to 1 और 0 to 100%, ओके, ज्यादा करके 0 to 1 ही आता है। तुम लोग को ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू में पूछा जा सकता है हेरिटेबिलिटी रेंज बिटवीन डैश, तो आपको लिखना है 0 to 1, ठीक है। और हेरिटेबिलिटी को हम लोग 3 वे में ले सकते हैं, आइदर इट कैन बी इन दी लो हेरिटेबिलिटी फॉर्म, मीडियम हेरिटेबिलिटी फॉर्म और हाई हेरिटेबिलिटी फॉर्म। अगर वो लो हेरिटेबिलिटी हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग उसमें सब रिप्रोडक्टिव ट्रेट इंक्लूड करेंगे। अगर हम लोग मीडियम हेरिटेबिलिटी के बारे में बात करें तो मिल्क प्रोडक्शन, एग प्रोडक्शन, वूल प्रोडक्शन, ये सब आएगा। और वही चीज अगर हम लोग हाई हेरिटेबिलिटी के बारे में बात करें तो कार्कस रेट के बारे में आएगा हाई हेरिटेबिलिटी में। और फिर ये रेंज पूछ सकते हैं आपको, मतलब जब भी क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब दी हेरिटेबिलिटी, ये सब आपको छोटे पॉइंट्स इंक्लूड करना है। जैसे हेरिटेबिलिटी का डेफिनेशन ये है, ये ब्रॉड सेंस और नैरो सेंस से कैलकुलेट करा जाता है, उसका ये फॉर्मूला है। फिर देयर आर सर्टेन लिमिटेशन ऑफ हेरिटेबिलिटी, इट रेंजेस फ्रॉम 0 to 1, ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू भी इम्पोर्टेंट है। और आपको जब आंसर लिखते हो ब्रीफ आंसर, उस वक्त भी ये लिखना है लिमिट्स ऑफ हेरिटेबिलिटी 0 to 1, और फिर लिखना है हेरिटेबिलिटी इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप, दैट इज हाई, मीडियम और लो हेरिटेबिलिटी। हाई हेरिटेबिलिटी का रेंज कितना होगा, 0.3 to 0.7। ये रेंज क्यों है, क्योंकि हम लोग ने पहले ही बताया था लिमिटेशन क्या है हेरिटेबिलिटी की, 0 to 1 है। मतलब हाई हेरिटेबिलिटी जब भी बोलते हैं कार्कस रेट के बारे में पूछते हैं तो आपको लिखना है 0.3 to 0.7। मीडियम हेरिटेबिलिटी क्या होती है, मीडियम में 0.15 to 0.30 से आता है, और उसमें मिल्क प्रोडक्शन, एग प्रोडक्शन, वूल प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन वाले टर्म्स है वो मीडियम हेरिटेबिलिटी में इंक्लूड करे जाते हैं। और लो हेरिटेबिलिटी में हम लोग कितना रेंज है उसका, 0.0 to 0.15, इसमें आपके रिप्रोडक्टिव ट्रेट्स आएंगे। तो ये हो गया लिमिट्स ऑफ हेरिटेबिलिटी। इंपॉर्टेंस एंड यूज ऑफ हेरिटेबिलिटी क्या है, अभी हम लोग ने डेफिनेशन पढ़ा, फिर उसके बाद हम लोग ने पढ़ा ब्रॉड सेंस और नैरो सेंस है। फिर उसके बाद हम लोग ने ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू और डिस्क्रिप्शन में भी हम लोग को लिखना है लिमिट्स ऑफ हेरिटेबिलिटी जो 0 to 1 है। फिर उसके बाद हम लोग को ये भी पता चल गया कि हेरिटेबिलिटी के 3 टाइप है, जो कि हाई हेरिटेबिलिटी, मीडियम हेरिटेबिलिटी और लो हेरिटेबिलिटी। वो सब करने के बाद हम लोग को उसके यूज भी लिखने हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में ये भी पॉइंट इंक्लूड होगा, importance and use of heritability। तो यूज क्या है, the heritability is the most important and useful genetic parameter। जैसे मैंने आपको बताया था, आपको कभी भी वाइवा में या फिर डिस्क्रिप्शन में डिस्क्राइब जेनेटिक पैरामीटर या फिर इम्पोर्टेंट जेनेटिक पैरामीटर, तो आपको ये 3 बताने हैं। जेनेटिक पैरामीटर इंक्लूड हेरिटेबिलिटी, रिपीटेबिलिटी एंड कोरिलेशन। सो इधर एक पॉइंट वो भी इंक्लूड होगा कि हेरिटेबिलिटी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड यूजफुल जेनेटिक पैरामीटर। It plays an important role in formulation of breeding plan for genetic improvement। जैसे डेफिनेशन से ही पता चलता है कि वो ब्रीडिंग वैल्यू से कोरिलेटेड है और फिनोटाइपिक वैल्यू से कोरिलेटेड है। तो इसका यूज हम लोग को जेनेटिक इम्प्रूवमेंट में हो सकता है। तो हेरिटेबिलिटी का यूज हम लोग किस लिए करते हैं, जेनेटिक इम्प्रूवमेंट के लिए करते हैं। सो इंफॉर्मेटिव रोल ऑफ हेरिटेबिलिटी, रोल ऑफ हेरिटेबिलिटी मतलब जब ये फर्स्ट पॉइंट है आपका इंपॉर्टेंस, ओके, मेजर ऑफ जेनेटिक हेरिटेबिलिटी, उसमें क्या आता है ब्रॉड सेंस और नैरो सेंस। ये हम लोग ने पहली स्लाइड में पढ़ लिया था।
ब्रॉडसन जब भी पूछा जाता है तो VG by VP आता है। तो VG कैसे हम लोग एक्सपांड करेंगे, VA प्लस VD प्लस VI, एडिटिव, डोमिनेंस और इंटरेक्शन। और वही अगर नैरो सेंस के बारे में आप लोगों को पूछा जाता है तो H स्क्वायर इज इक्वल टू VA by VP। नैरो सेंस में सिर्फ एडिटिव फैक्टर इंक्लूड होगा, बाकी दो नहीं आएंगे। Their heritability indicates extent to which the trait is by the genotype or by the breeding value of an individual from the X square। हेरिटेबिलिटी को हम लोग ने स्मॉल h स्क्वायर से डिनोट कर लिया। तो ये बताता है कि हम लोग को एक आध ट्रेट लेते हैं तो वो कितना लिमिटेशन तक जाएगा करके। सब लोग सपोज हम लोग ने मिल्क प्रोडक्शन लिया तो हम लोग को पता है 0 to 1 है उसका, तो उसका पर्टिकुलर रेंज बताता है। जो हेरिटेबिलिटी से हम लोग को पता चलेगा कि हाँ बाबा ये रेंज है, इस लिमिटेशन में ये पर्टिकुलर हम लोग एनिमल हम लोग को हेरिटेबिलिटी कैलकुलेट करते वक्त देगा। फिर उसके बाद आता है सेकंड पॉइंट ऑफ दी हेरिटेबिलिटी वैल्यू। उसमें दो पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं, पहला तो आएगा कंप्लीट हेरिटेबिलिटी और दूसरा आएगा जीरो हेरिटेबिलिटी। मतलब क्या होता है, if the difference in the phenotypic value are entirely due to the gene then heritability is 1। अभी हम लोग को पता है हेरिटेबिलिटी का रेंज कितना है, 0 to 1 है। तो 0 to 1, 0 कब आएगा और 1 कब आएगा, तो इन्होंने क्या बोला, कंप्लीट हेरिटेबिलिटी। कंप्लीट और जीरो हेरिटेबिलिटी दो होते हैं। तो कंप्लीट हेरिटेबिलिटी मतलब क्या, इफ द डिफरेंस इन द फिनोटाइपिक वैल्यू आर एंटायरली ड्यू टू द जीन। मतलब जीन की वजह से अगर हम लोग को फिनोटाइप में कुछ डिफरेंस दिखाई दे रहे हैं तो हेरिटेबिलिटी 1 आएगा। जीन्स अगर एक्ट कर रहा है, जीन की वजह से पता चल रहा है कि हाँ बाबा ये एनिमल जो है अच्छा मिल्क प्रोडक्शन देने वाला है या फिर इसकी ब्रीडिंग क्वालिटी अच्छी है करके, जो जीन की वजह से हम लोग को पता चलता है तब हेरिटेबिलिटी 1 आता है। तो उसको बोलते हैं कंप्लीट हेरिटेबिलिटी। तो VE इसमें क्या होगा, एनवायरमेंटल फैक्टर नहीं अफेक्ट कर रहा है, तो VE इज इक्वल टू 0, देन VG इज इक्वल टू VP, मतलब जीनोटाइपिक वैल्यू और फिनोटाइपिक वैल्यू एक बराबर है, तभी हमारा हेरिटेबिलिटी 1 होगा। तो उसी को बोलते हैं कंप्लीट हेरिटेबिलिटी। Complete heritability indicates that the phenotype is completely and exclusively determined by the gene। मतलब इधर हम लोग को कंप्लीट हेरिटेबिलिटी के बेसिस पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि पूरा जो फिनोटाइपिक वैल्यू था वो जीनोटाइपिक वैल्यू के ऊपर ही डिपेंड था, इसलिए VG इज इक्वल टू VP लिखा है हम लोग ने। वरना हम लोग हर बार क्या लिखते हैं ब्रॉड सेंस में, VG अपॉन VP लिखते हैं, इक्वल टू तो लिखते नहीं है। जब कंप्लीट आता है मतलब पता है कि ये हेरिटेबिलिटी 1 होने वाला है, तभी रिलेशनशिप बिटवीन जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक इक्वल हो जाता है। एंड देयर इज नो रोल ऑफ एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट कुछ इफेक्ट करने ही नहीं वाला है, क्योंकि जो भी हो रहा है जिस कारण मतलब जिसके कारण चेंजेस दिखाई दे रहे हैं या फिर कुछ भी दिखाई दे रहा है वो है जीन। तो VG इज इक्वल टू VP। तो हम लोग ने कैसे डिनोट करा, H स्क्वायर इज इक्वल टू VG इज इक्वल टू VP इज इक्वल टू 1। एनवायरमेंट तो 0 है तो इसलिए इसको बोलते हैं कंप्लीट हेरिटेबिलिटी। और दूसरा आता है जीरो हेरिटेबिलिटी। जीरो हेरिटेबिलिटी मतलब क्या, इफ द डिफरेंस इन द फिनोटाइपिक वैल्यू आर entirely due to the environment factor then heritability is 0। मतलब पहले में तो हम लोग ने देखा कंप्लीट हेरिटेबिलिटी में कैसा एनवायरमेंट कुछ अफेक्ट नहीं कर रहा है, जो भी काम कर रहा है वो जीन कर रहा है और जीन के कारण हम लोग फिनोटाइप को जज कर रहे हैं। तो VG इज इक्वल टू VP इज इक्वल टू 1 है, पर यहाँ पे एनवायरमेंट काम कर रहा है, ऊपर एनवायरमेंट काम नहीं कर रहा था। एनवायरमेंट का कोई इफेक्ट नहीं दिखाई दे रहा था हमको एनिमल पे, जीन पे, किसी पर भी, इसलिए 0 था। पर नीचे तो इफेक्ट दिखाई दे रहा है, इसलिए तभी जीनोटाइपिक वैल्यू जीन पे डिपेंड नहीं है, जो भी होगा एनवायरमेंट के बेसिस पे होगा। फिनोटाइपिक वैल्यू को हम लोग जज करेंगे, ऊपर वैसे नहीं करा था, हमने जीन की बेसिस पे सबको जज करा था। So H square is equal to 0। The phenotype is completely and exclusively determined by the environment and genetic variation is absent। The consequences are that there will be no genetic gain and genetic improvement। तो ये एनिमल वो एनिमल हो गया जिसका इफेक्ट हम लोग को कुछ दिखाई नहीं देने वाला है, पर हम लोग को तो उन लोग का कुछ फायदा ही नहीं है, क्योंकि हमारा मेन एम क्या है, हम लोग को हेरिटेबिलिटी क्यों करना है, तो जेनेटिक फ्यूचर में जेनेटिक इम्प्रूवमेंट चाहिए हम लोग को। जो भी एनिमल सिलेक्ट करें, जो भी हम लोग देखें, उसमें हम लोग को मतलब परफॉर्मेंस जो ऑफस्प्रिंग देगा वो अच्छा देना चाहिए, यही तो हमारा मेन मोटो है।
तो इसलिए जीरो हेरिटेबिलिटी कॉन्सिक्वेंसेस दैट देयर विल बी नो जेनेटिक चेंज, मतलब जीरो हेरिटेबिलिटी की वजह से कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं है, इसकी वजह से वो जीरो है। थर्ड पॉइंट है हेरिटेबिलिटी मेजर ऑफ द पैरेंटल सुपीरियरिटी ट्रांसमिटेड एंड शोन इन दी प्रोजेनी। जैसे हम लोग ने डेफिनेशन में पढ़ा था, हेरिटेबिलिटी क्या होता है? इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन दी फिनोटाइपिक वैल्यू एंड ब्रीडिंग वैल्यू। मतलब हम लोग पेरेंट की बेसिस पे, अगर पेरेंट्स इंटेलिजेंट होंगे तो ऑफकोर्स जो ऑफस्प्रिंग पैदा होगा वो भी इंटेलिजेंट होना है, कोई ना कोई तो फैक्टर उनके आएंगे ना उसमें। वैसे ही वही पॉइंट इधर डिस्क्राइब करा है, मतलब उन्होंने क्या बोला है, heritability measures of the parental superiority is transmitted and shown in the progeny। मतलब parent कितना superior है ये हम लोग को इस पॉइंट से पता चलता है। मतलब heritability is the measure of the additive genetic variance। हेरिटेबिलिटी क्या होता है? इट इज द मेजर ऑफ एडिटिव। एडिटिव फैक्टर करते हैं हम लोग कैलकुलेट, नॉन एडिटिव तो लेते ही नहीं है, सो एडिटिव फैक्टर यहाँ पे कैलकुलेट होगा। देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ x स्क्वायर express the extent to which the phenotypic difference among the selected parents' phenotypic superiority are transmitted or inherited to their progeny। मतलब superior to that of the population for the trait with high heritability value। High heritability value thus indicate that individual selection will bring genetic improvement in the trait of the नेक्स्ट जनरेशन। मतलब यहाँ पे ऐसा बताया कि हम लोग ने अगर सुपीरियर पेरेंट को मेट करा तो उसका जो प्रोजेनी फॉर्म होगा वो भी हाई हेरिटेबिलिटी बताएगा। और हायर हेरिटेबिलिटी दस इंडिकेट दैट इंडिविजुअल सिलेक्शन विल ब्रिंग दी जेनेटिक इंप्रूवमेंट इन द नेक्स्ट ट्रेट। तो इससे हम लोग को पहले से क्या पता चलेगा कि जो हम लोग ने एनिमल सिलेक्ट करा है वो ऑब्वियस है कि वो अच्छा ही परफॉर्म करने वाला है नेक्स्ट जनरेशन में। थर्ड पॉइंट है measure of degree of correspondence between phenotypic value and breeding value of an individual। पहले हम लोग ने पढ़ा था, ये सब डेफिनेशन को ही उन्होंने बार बार रिपीट करके उसका यूज भी बताया। मतलब हेरिटेबिलिटी इज द रिग्रेशन ऑफ द ब्रीडिंग वैल्यू ऑफ द फिनोटाइपिक वैल्यू। मतलब x स्क्वायर इज इक्वल टू BAP। रिग्रेशन को हम लोग B से डिनोट करते हैं, इसलिए BAP। हेरिटेबिलिटी एक्सप्रेस द रिलायबिलिटी ऑफ द phenotypic value has a guide to a breeding value or has a prediction of the breeding value। यहाँ पे क्या बताया? reliability of the phenotypic value। मतलब phenotypic value कितना डिपेंड है ब्रीडिंग वैल्यू पे, तो ये डेफिनेशन से पता चलता है। मतलब x स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर AP। अगर हम लोग रिग्रेशन की बात करते हैं तो BAP आएगा। अगर वही हम लोग रिलायबिलिटी के बारे में बात करते हैं, मतलब कितना रिलायबल है, कितना डिपेंड है वो फिनोटाइपिक वैल्यू ब्रीडिंग वैल्यू पे, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू x square is equal to r square AP। When x square will be higher, the RAP will high, which means close correspondence between breeding value and phenotypic value। ये तो हम लोग ने पढ़ा था, जब भी हेरिटेबिलिटी हाई होता है इसका मतलब है जो बॉन्डिंग है, जो रिलेशनशिप बिटवीन फिनोटाइपिक वैल्यू एंड ब्रीडिंग वैल्यू है वो भी हाई होने वाला है। अगर लो बता रहा है इसका मतलब रिलेशनशिप बिटवीन दी फिनोटाइपिक वैल्यू एंड ब्रीडिंग वैल्यू इज लो। फोर्थ पॉइंट है मेजर द एक्यूरेसी ऑफ द सिलेक्शन। मतलब सिलेक्शन कितना एक्यूरेट है ये हम लोग को पता चलेगा। x स्क्वायर इंडिकेट द पोर्शन ऑफ पेरेंट सुपीरियरिटी टू दी ट्रांसमिटेड एंड शोन इन द प्रोजेनी। मतलब पेरेंट कितना सुपीरियर है ये हम लोग एक्यूरेसी ऑफ सिलेक्शन, मतलब कितना एक्यूरेट सिलेक्शन करा है हम लोग ने। मतलब कितना, अगर मैं एक एनिमल को सिलेक्ट करती हूँ, सपोज हाई प्रोडक्शन वाला होगा, तो मैंने उसको सिलेक्ट करके प्रोजेनी फॉर्म करा, मतलब अगर वो परफॉर्मेंस अच्छा दे रहा है इसका मतलब है मैंने जो भी सिलेक्ट करा था वो बराबर ही करा था। इसलिए मेजर ऑफ एक्यूरेसी ऑफ सिलेक्शन, वो बराबर है कि नहीं देखने के लिए हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, H इज इक्वल टू RAP। Superior parents will produce superior progeny corresponding to the H square of the trait। Higher the heritability value of the trait, more superior will be the progeny। मतलब वही पॉइंट को बार बार रिपीट करना जा रहा है कि पेरेंट जितना सुपीरियर होगा उतना ही प्रोजेनी सुपीरियर होने वाला है। अगर हाई हेरिटेबिलिटी होती है इसका मतलब रिलेशनशिप बिटवीन फिनोटाइपिक वैल्यू एंड ब्रीडिंग वैल्यू हाई है। फिफ्थ पॉइंट है इंडिकेशन ऑफ जीन एक्शन। जीन एक्शन मतलब जीन कितना इफेक्टिव है, क्योंकि हम लोग तो कैलकुलेट करते हैं VG अपॉन VP। VG मतलब जीनोटाइपिक वैल्यू है और VP मतलब फिनोटाइपिक वैल्यू है। तो जीन कितना इफेक्ट करता है पर्टिकुलर एनिमल पे, तो जीन का इफेक्ट दो होता है, आइदर इट कैन बी एडिटिव जीन एक्शन और नॉन एडिटिव जीन एक्शन।
हाई वैल्यू ऑफ हेरिटेबिलिटी जब भी पूछा जाता है तो उसमें एडिटिव जीन एक्शन इंक्लूड होता है, और लो वैल्यू ऑफ हेरिटेबिलिटी जब भी पूछा जाता है तो नॉन एडिटिव, क्योंकि लो वैल्यू तो कुछ यूज का ही नहीं है, हम नहीं वाला है, जेनेटिक इंप्रूवमेंट तो होने नहीं वाला है, तो इसलिए लो वैल्यू इतना अफेक्ट नहीं करेगा, तो उस पर क्या एक्शन एक्ट करता है, नॉन एडिटिव जीन एक्शन। पर वही अगर हम लोग मीडियम वैल्यू की बात करें हेरिटेबिलिटी, इट विल इंक्लूड बोथ एडिटिव एज वेल एज नॉन एडिटिव जीन एक्शन। Thus, the magnitude of heritability indicates the gene action, and the heritability is an indicator of the extent to which the trait is affected by the additive effect of gene। जैसे हम लोग ने नैरो सेंस में पढ़ा था, नैरो सेंस का डेफिनेशन क्या था, VA अपॉन VP, तो VA मतलब एडिटिव जीन एक्शन। तो हेरिटेबिलिटी से हम लोग को पता चलता है कि एकाध एडिटिव जीन एक्शन कितना मतलब उस पर इफेक्ट दिखाएगा या फिर उसका प्रभाव कितना पड़ेगा एनिमल पे और कितने अच्छे से परफॉर्म करेगा, वो अगर कैलकुलेट करना हो तो हम लोग हेरिटेबिलिटी यूज करते हैं। ये हो गया उसका फिफ्थ पॉइंट। सिक्स्थ पॉइंट है, इट इज एन इंडिकेशन ऑफ द बेसिक फिनोमेना। सो हेरिटेबिलिटी क्या होता है, हेरिटेबिलिटी इज एन इंडिकेशन ऑफ डिग्री ऑफ रिसेम्बलेंस बिटवीन द रिलेटिव। जैसे कि हम लोग को पता है, ये हेरिटेबिलिटी से हम लोग को पता चलता है कि मतलब फिनोटाइपिक वैल्यू और ब्रीनिक वैल्यू कितना एक दूसरे से कोरिलेटेड है, कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनका रिलेशनशिप या फिर बॉन्डिंग कितना अच्छा है, वो हम लोग को हेरिटेबिलिटी से पता चलता है। सो हाई हेरिटेबिलिटी विल रिजल्ट इनटू हाई रिसेम्बलेंस। और दूसरा पॉइंट है, मतलब इसका मतलब ये है, हाई हेरिटेबिलिटी मतलब इसका मतलब है एनिमल ने अच्छा परफॉर्म कर लिया, बस इतना ही याद रखना है। हाई हेरिटेबिलिटी आता है जब भी वर्ड मतलब एनिमल अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, और जो भी प्रोजेनिक फॉर्म होगा वो भी अच्छा ही होने वाला है, यही हम लोगों को याद रखना है। इसलिए बोल रहा है हाई हेरिटेबिलिटी रिजल्ट इनटू हाई रिसेम्बलेंस। और दूसरा पॉइंट दिया है, हेरिटेबिलिटी हैज एन इंडिकेशन ऑफ द इनब्रीडिंग डिप्रेशन और हाइब्रिड विगर। इनब्रीडिंग डिप्रेशन और द हाइब्रिड विगर डिपेंड अपॉन द ऑकरेंस ऑफ डोमिनेंस। जैसे हम लोग ने हेरिटेबिलिटी में देखा था VG अपॉन VPA, तो VG को हम लोग ने कैसे स्प्लिट करा था, VA प्लस VD प्लस VI आदि, मतलब एडिटिव, डोमिनेंस और इंटरेक्शन। वही पॉइंट को इधर हम लोग को बताया गया है कि it result into inbreeding depression or hybrid vigor which depend upon the occurrence of dominance, that is non additive gene action। जो नॉन एडिटिव जीन एक्शन है उसमें क्या क्या आता है, डोमिनेंस आता है, ओवर डोमिनेंस आता है और एपिस्टेसिस आता है, ये तीन चार जो है। पर हम लोग को पता है जब हम लोग VG को इलाबोरेट करते हैं तो एडिटिव एक्शन प्लस डोमिनेंस तो खुद ही नॉन एडिटिव जीन एक्शन है, और फिर इंटरेक्शन, ये तीन पॉइंट इंक्लूड होते हैं। इसलिए इधर क्या बताया कि इसकी वजह से जो डोमिनेंस फैक्टर है, इसकी वजह से क्या होता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है या फिर हाइब्रिड विगर होने के चांसेस है हेरिटेबिलिटी में। So the loci with the additive gene action, that is high heritability, cause neither inbreeding depression nor heterosis। अगर वही additive gene action को हम लोग लेते हैं तो it will result into high heritability, और वही अगर non additive gene action होगा तो dominance factor आएगा, तो इसका तो कुछ इफेक्ट दिखने नहीं वाला है, जिसकी वजह से हम लोग को inbreeding depression और hybrid vigor दिखाई देने वाले। Therefore magnitude of heritability, which is a measure of gene action, provide the indication of inbreeding depression or heterosis like to occur or not। When heritability is high, heterosis or inbreeding depression will not occur and vice versa। जब भी heritability high होगी तो inbreeding depression नहीं दिखाई देने वाले या फिर hybrid vigor भी नहीं दिखाई देने वाले। अगर वो low होती है, पर low का हम लोग को कुछ यूज ही नहीं है, पर in case अगर low आई तो आप लोगों को दिखा मतलब उसमें लिखना है कि इट विल रिजल्ट इनटू हेटेरोसिस और इनब्रीडिंग डिप्रेशन। और दूसरा पॉइंट है उसका प्रेडिक्टिव रोल ऑफ हेरिटेबिलिटी, मतलब इट रिजल्ट इनटू प्रेडिक्शन ऑफ ब्रीडिंग वैल्यू। जो हेरिटेबिलिटी की वजह से हम लोग को ब्रीडिंग वैल्यू पता चलती है, मतलब x² इज इक्वल टू BAP। और दूसरा पॉइंट है प्रेडिक्शन ऑफ जेनेटिक गेन, मतलब R इज इक्वल टू h² इंटू S। S क्या है, सिलेक्शन डिफरेंस है आपका, और R इज इक्वल टू h² इंटू S। सो थर्ड एंड लास्ट पॉइंट है हेरिटेबिलिटी के यूज का। ओके, डिजाइनिंग रोल ऑफ हेरिटेबिलिटी इन द ब्रीडिंग प्लान, इट विल रिजल्ट इनटू चॉइस ऑफ द ट्रेट और सिलेक्शन क्राइटेरिया। ये दो पॉइंट इंक्लूड होते हैं, मतलब कैंडन मेथड इसमें आएगा, इंडिपेंडेंट कॉलिंग लेवल एंड सिलेक्शन इंडेक्स। ये जो कैरेक्टर है हेरिटेबिलिटी की वजह से हम लोग मतलब अगर आपको ये तीन, क्योंकि सिलेक्शन जो होता है मल्टीपल ट्रेट के बेसिस पे होता है, इधर इट कैन बी
टैंडम मेथड, इंडिपेंडेंट कलिंग और दी सिलेक्शन इंडेक्स मेथड से ही होगा। अगर आप लोगों को पता करना है कि हमने सिलेक्ट करा वो एनिमल अच्छे से परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो ये जो कैलकुलेशन है कि कर रहा है कि नहीं कर रहा है परफॉर्मेंस देखने के लिए हम लोग हेरिटेबिलिटी का इस्तेमाल करते हैं। सो इट विल सो इन शॉर्ट इन्होंने क्या बोला है, इट इज यूजफुल इन दी चॉइस ऑफ द ट्रेड। अगर ट्रेड हाई हेरिटेबल है तो उसको हम लोग प्रेफर करते हैं, अगर लो हेरिटेबल है तो प्रेफर नहीं करते। सो सिलेक्शन क्राइटेरिया कैसे होगा, अगर ट्रेड हाई हेरिटेबिलिटी का है तो हम लोग इंडिविजुअल वाइज देखेंगे कि हाँ बाबा ये एनिमल जो है अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, इसको सिलेक्ट करते हैं। अगर वही हम लोग को पता चलता है कि लो हेरिटेबिलिटी दिखाई दे रही है, कुछ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं मिलने वाला है फ्यूचर जनरेशन से, तो हम लोग तभी फैमिली सिलेक्शन इज एडवोकेटेड, मतलब वो क्राइटेरिया प्रेफर करने लगते हैं। और ये हो गया आपकी मतलब जो अगर आप लोगों को यूज ऑफ हेरिटेबिलिटी डिस्क्रिप्शन में लिखना हो तो मैं एक बार वापस रिवाइज करा दूंगी ये 2 स्लाइड होने के बाद, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और नेक्स्ट स्लाइड में है वे टू इंक्रीज हेरिटेबिलिटी। आप लोगों को पता है हेरिटेबिलिटी तो 3 टाइप के, हाई, लो और मीडियम। अगर लो हेरिटेबिलिटी दिखाई पड़ती है तो आप लोग कैसे इंक्रीज कर सकते हो, इट कैन बी इंक्रीज बाय रिड्यूसिंग दी एनवायरमेंटल वेरिएशन। अगर आपने तो पहली स्लाइड में पढ़ा था कंप्लीट हेरिटेबिलिटी, मतलब अच्छी हेरिटेबिलिटी कब मिलती है, जब एनवायरमेंट का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। वही लो हेरिटेबिलिटी कब होती है, जब एनवायरमेंट अपना इफेक्ट दिखाना स्टार्ट करे। तो हम लोग को वो इफेक्ट, मतलब एक आध ट्रेट है हमको पता चला कि लो हेरिटेबल है, इसका मतलब क्या हुआ, एनवायरमेंट की वजह से इसकी हमको लो हेरिटेबिलिटी दिखाई दे रही है। तो वही लो हेरिटेबिलिटी को हाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो एनवायरमेंटल वेरिएशन दिखाई दे रहे पर्टिकुलर एनिमल में वो रिड्यूस करेंगे। तो कैसे रिड्यूस करेंगे, managing animal under uniform environment, accurate measurement of the animal performance, mathematical adjustment of the environmental effect, use of multiple record per animal, and expressing the performance of an animal for a trait from contemporary group mean either has a deviation or ratio। मतलब कैसे रिड्यूस करना है हम लोग को एनवायरमेंट के इफेक्ट को, मैनेजमेंट अच्छा रखना है एनिमल का, ठीक है। फिर दूसरा होगा एनिमल्स की परफॉर्मेंस को एक्यूरेटली मेजर करना है। अगर मैं किसी का हाइट लेती हूँ, वेट लेती हूँ या फिर मिल्क प्रोडक्शन के बारे में लिखती हूँ तो बराबर मेजरमेंट लेके, मतलब कैलकुलेशन बराबर होना चाहिए। अगर मैं मैथमेटिकली कैलकुलेट भी करती हूँ, अगर पता चलता है कि एनवायरमेंटल इफेक्ट थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है पर्टिकुलर में एनिमल में, तो हम लोग उसे नलीफाई कर सकते हो कि उसके लिए भी फॉर्मूलाज है, बट वो आप लोगों को इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप लोगों को ये पॉइंट है करके लिखना है, क्योंकि मैथमेटिकल एडजस्टमेंट करना पड़ता है एनवायरमेंट इफेक्ट के लिए। या फिर आप लोग मल्टीपल रिकॉर्ड यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है सिर्फ मिल्क प्रोडक्शन ही लो, अदर ट्रेड भी आप लोग पर्टिकुलर एनिमल में इंक्लूड कर सकते हैं। और एक्सप्रेसिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एन एनिमल फॉर ए ट्रेड फ्रॉम कंटेम्प्रेरी ग्रुप मीन आइदर हैज अ डेविएशन और रेशियो, मतलब कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो हमको पर्टिकुलर ग्रुप में कर रहा है या फिर ये कंटेम्प्रेरी ग्रुप में से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि आइदर वो सबसे हटकर परफॉर्मेंस दे रहा है या कि उनके साथ ही, मतलब जैसे वो परफॉर्म कर रहे हैं उसी बेसिस पे हम लोग को रिजल्ट आ रहे कि नहीं, वो हम लोग ये सब 4-5 पॉइंट यूज करके हम लोग हेरिटेबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। अभी ये आपका डेफिनेशन, फिर उसके बाद दो टाइप के है, ब्रॉड सेंस, नैरो सेंस, फिर बहुत सारे यूज, फिर हम लोग ने लिखा कि कैसे हम लोग हेरिटेबिलिटी को इंक्रीज करें। तो ये लास्ट पॉइंट आता है मिसकंसेप्शन अबाउट हेरिटेबिलिटी। मतलब कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं बाबा हम लोग ने हेरिटेबिलिटी कैलकुलेट करा, इसके पर्टिकुलर रीजन होगा जिसकी वजह से ये हेरिटेबिलिटी लो दिखा रहा है। तो क्या मिसकंसेप्शन है, मतलब हम लोग क्या मिसकंसेप्शन इस्तेमाल करते हैं ड्यूरिंग एस्टिमेटिंग दी हेरिटेबिलिटी। 3 पॉइंट है, ये हम लोग देखते हैं। पहला पॉइंट आता है इनहेरिटेड वर्सेस हेरिटेड ट्रेट। तो उसमें क्या आता है, a genetically determined trait is called inherited trait, but every inherited trait is not said to be heritable। कोई भी हम लोग इनहेरिटेड ट्रेट लेते हैं, हम लोग बोल नहीं सकते कि वो हेरिटेड है। अगर जेनेटिकली हम लोग देखें, मतलब द टर्म हेरिटेबिलिटी ट्रेट implies that a genetically determined trait should have a difference in the performance among the individual of a population। इसका मतलब ये है, आपको पता है कि ये पॉपुलेशन में तो हम लोग पॉपुलेशन जेनेटिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर उसमें हम लोग को कैसे इंडिविजुअल को सिलेक्ट करना है जो अच्छे परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ठीक है। हम लोग ऐसे नहीं कर सकते कि लो मिल्क प्रोडक्शन वाले एनिमल को लेके मैटिंग करके बता दी कि किसी को देखो ये प्रोजेनी जो फॉर्म हुआ ये हाई
हाई प्रोडक्शन दिखाने वाली है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको जो भी एनिमल चूज करना है वो हाई मिल्क प्रोडक्शन वाला ही चूज करना है, जिसकी वजह से प्रोजेनी पर भी जो इफेक्ट दिखेगा वो हाई मिल्क प्रोडक्शन ही होगा। सो सम ट्रेट आर कंप्लीटली डिटरमाइंड बट डू नॉट शो डिफरेंस एंड हेंस नॉट सेड टू बी हेरिटेबल। कुछ ऐसे ट्रेट है जिसको हम लोग देख सकते हैं पर वो इंक्लूड नहीं करते हम लोग, जैसे नंबर ऑफ लेग हो या फिर आई हो, ये सब पॉइंट्स का हम लोग को मैटर ही नहीं करते जब भी हम लोग हेरिटेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। हम लोग हेरिटेबिलिटी ट्रेट के बेसिस पे करते हैं, चाहे वो मिल्क प्रोडक्शन हो, वूल प्रोडक्शन हो, एग प्रोडक्शन हो, ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो ये पहला मिसकंसेप्शन था। दूसरा है, in view of definition of heritability, S square is equal to R square AP, it is wrongly interpreted that if a trait has high heritability, then breeding value for a trait will also be high. ये सब मिसकंसेप्शन है, मतलब कुछ लोग सोचते हैं कि उन जैसे हम लोग ने डेफिनेशन में बताया था कि हाई हेरिटेबिलिटी होगा तो ब्रीडिंग वैल्यू भी हाई होगा, पर मिसकंसेप्शन में ये क्या पॉइंट हो गया कि सब लोग ऐसे सोचने लगे कि हेरिटेबिलिटी हाई है तो ब्रीडिंग वैल्यू भी हाई है। तो इसका मतलब ये है कि द हाई हेरिटेबिलिटी इंडिकेट ओनली अ स्ट्रॉन्ग हेरिटेज रिलेशनशिप। हम लोग को हेरिटेबिलिटी हाई है, इसका मतलब हम लोग को क्या पता चल रहा है कि फिनोटाइपिक वैल्यू और ब्रीडिंग वैल्यू का बॉन्डिंग जो है, रिलेशनशिप जो है वो बराबर है, मतलब स्ट्रॉन्ग है। हम लोग को ये नहीं पता चल रहा है कि उसका ब्रीडिंग वैल्यू हाई है, उन दोनों का रिलेशनशिप हम लोग को पता चल रहा है। तो इसलिए उन्होंने क्या बोला है, सिर्फ हेरिटेबिलिटी हाई होने से ब्रीडिंग वैल्यू हाई है ये नहीं होता है। तो हम लोग को क्या पता चलता है, रिलेशनशिप पता चलता है बिटवीन फिनोटाइपिक वैल्यू एंड ब्रीडिंग वैल्यू। ये दूसरा मिसकंसेप्शन है। और तीसरा मिसकंसेप्शन क्या है, हेरिटेबिलिटी इज द पॉपुलेशन मेजर, मतलब heritability is a population measure and not as an individual animal. Thus, an individual cannot have either a low or high heritability of for a trait. किसी किसी को ऐसा लगता है, मतलब अगर हम लोग एक इंडिविजुअल को सिलेक्ट करते हैं हाई मिल्क प्रोडक्शन वाला हो, उससे अगर मेटिंग करा के हम लोग प्रोजेनी फॉर्म करते हैं तो वो हाई हेरिटेबिलिटी होता है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि ये जो हेरिटेबिलिटी है पॉपुलेशन मेजर, मतलब अगर आपको पता चलता है कि पूरे क्लास में ये बंदा इंटेलिजेंट है और आप लोग जज करने लगे कि वो पूरा ही क्लास इंटेलिजेंट है, ऐसा नहीं होता है। कोई लोग स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं, कोई लोग एक्स्ट्रा करिकुलम में अच्छे होते हैं, वो पढ़ाई में अच्छा होगा। तो वही पॉइंट इधर बताया, मतलब हेरिटेबिलिटी इज अ पॉपुलेशन मेजर। एक एनिमल अगर हाई प्रोडक्शन दिखा रहा है, इसका मतलब जिस ग्रुप के साथ उसको रखा गया है वो पूरा ग्रुप हाई प्रोडक्शन वाला नहीं है, उसमें कोई ऐसे एनिमल्स भी होंगे जो लो प्रोडक्शन वाले होंगे। तो ये पॉइंट इधर बताया गया है। हेरिटेबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रेट, द पॉपुलेशन एंड द एनवायरमेंट कंडीशन। हेरिटेबिलिटी पर क्या अफेक्ट करता है, इट इज अ ट्रेट, ओके, जिसपे एनवायरमेंटल कंडीशन भी अफेक्ट करेगा, पॉपुलेशन का भी इफेक्ट दिखाई देगा। सो द हेरिटेबिलिटी एस्टिमेट वेरी फॉर अ ट्रेट इन डिफरेंट पॉपुलेशन अंडर डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन। अलग अलग कंडीशन पे अलग अलग परफॉर्मेंस, अलग अलग ग्रुप में एनिमल्स अलग परफॉर्मेंस दिखाएंगे, इट चेंजेस ओके अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड डिफरेंट ट्रेट। Thus, heritability estimate is valid for a population for which is determined because the ratio of difference among the individual of an population attribute to the additive gene factor। मतलब इधर यहाँ पे ये बताया कि जैसे जैसे पॉपुलेशन चेंज होता जाएगा, एनिमल चेंज होते जाएंगे, परफॉर्मेंस चेंज होता जाएगा, उनका हर एक क्वालिटी, हर एक ट्रेट मैटर करेगा, क्योंकि उनमें एनवायरमेंट का भी इफेक्ट दिखने वाला है, प्लस पॉपुलेशन जिनके साथ वो रह रहे हैं उसका भी इफेक्ट दिखने वाला है। So it's like heritability estimate is the valid for population for which is determined because the ratio, मतलब हेरिटेबिलिटी उन लोगों के लिए है जिससे हम लोग को पता चलता है कि हाँ बाबा इसका मिल्क प्रोडक्शन अच्छा है, तो हम लोग इसका हेरिटेबिलिटी हाई, मतलब इसका ब्रीडिंग वैल्यू और फिनोटाइपिक वैल्यू का जो रेशियो आएगा वो बराबर आएगा, उसके लिए तो बोलते हैं ना लिमिटेड है। So it's because the ratio of the difference among the individual of the population attribute, because हर एक individual पे additive gene action का effect दिखाएगा according to the particular time and the particular set of environment। और ये जो दो है रिपीटेबिलिटी और कोरिलेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास लेते हैं, ठीक है। मैं अभी आप लोगों को हेरिटेबिलिटी, रिपीटेबिलिटी और कोरिलेशन, अगर आपको डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन आया कि डिस्क्राइब हेरिटेबिलिटी, व्हाट इज हेरिटेबिलिटी, या फिर कुछ भी ऐसा ब्रीफ क्वेश्चन आया तो आप लोगों को आंसर लिखना है कि हेरिटेबिलिटी इज द रिलेशनशिप बिटवीन द फिनोटाइपिक वैल्यू एंड ब्रीडिंग वैल्यू। सो हम लोग हेरिटेबिलिटी को कैसे डिनोट करते हैं, एच स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर ए टी, ओके। आर स्क्वायर क्या बोल रहा है, रिलेशनशिप, मतलब वो दोनों कितना
म्यूचुअली बॉन्डेड है, ये बताता है। कौन दोनों? फिनोटाइपिक वैल्यू और ब्रीडिंग वैल्यू। आपको चाहिए तो ये तीन डेफिनेशन में से कोई भी एक डेफिनेशन आप लिख सकते हो, या फिर आपको ये डेफिनेशन याद नहीं हो तो आप लोग ये भी लिख सकते हो कि हेरिटेबिलिटी क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ जीनोटाइपिक वैल्यू टू द फिनोटाइपिक वैल्यू। ये हो गया डेफिनेशन का। तो दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है डिस्क्रिप्शन में? दूसरा, हेरिटेबिलिटी के दो सेंस है, एक तो ब्रॉड सेंस है और दूसरा नैरो सेंस है। अगर ब्रॉड सेंस के बारे में कोई भी पूछ रहा है कि व्हाट इज ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी, then you have to answer कि broad sense heritability is the ratio of genotypic value and phenotypic value। और genotypic value में क्या क्या इंक्लूड है? additive gene action, आदि मतलब additive gene action, dominance मतलब non additive gene action plus interaction। तो ब्रॉड सेंस में Bg upon Bp which is further elaborated as Ba plus Bd plus Bi upon Bp। और नैरो सेंस का क्या है? नैरो सेंस पता नहीं चाल Japan has the only additive factors are included under narrow sense, so x square is equal to ba by bp। ये हो गया आपका डेफिनेशन। फिर उसके बाद आपने बता दिया कि ब्रॉड सेंस नैरो सेंस है। फिर आपको लिखना है कि लिमिटेशन ऑफ हेरिटेबिलिटी। हेरिटेबिलिटी का लिमिटेशन है 0 to 1। तो ये जो है तीन टाइप की हेरिटेबिलिटी, हाई हेरिटेबिलिटी, मीडियम हेरिटेबिलिटी और लो हेरिटेबिलिटी। और इसका एक ही एग्जांपल लिखना है जो आपको याद हो। जरूरी नहीं है कि आपको ये वैल्यूज याद रखने, ठीक है, पर अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि हाई हेरिटेबल स्ट्रेट कौन सा है तो कार्पस स्ट्रेट आएगा। या फिर मीडियम में क्या आएगा? सब प्रोडक्शन वाले, मिल्क प्रोडक्शन, वूल प्रोडक्शन, एग प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है वो सब मीडियम में आएंगे। और लो हेरिटेबिलिटी में क्या आएगा? रिप्रोडक्टिव ट्रेट। तो अगर ये ऑब्जेक्टिव आता है कि हेरिटेबिलिटी रेंजेस बिटवीन डैश, तो आपको लिखना है 0 to 1। ये इसका लिमिटेशन है। फिर इंपॉर्टेंस एंड यूज ऑफ हेरिटेबिलिटी आएगा तो आपको पता है सब जो डेफिनेशन में लिखा है उसको ही एलोबरेट करते जाना है। मतलब इट मेजर द जेनेटिक वेरिएबिलिटी। फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ हेरिटेबिलिटी वैल्यू, मतलब हेरिटेबिलिटी वैल्यू को इंटरप्रेट करता है, मतलब फाइंड आउट करता है कैसे। कंप्लीट और जीरो हेरिटेबिलिटी। कंप्लीट हेरिटेबिलिटी कब होगा? जब एनवायरनमेंट का कोई भी इफेक्ट नहीं दिखेगा। और जीरो हेरिटेबिलिटी कब होगा? जब एनवायरनमेंट का इफेक्ट हम लोग को एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल पे दिखाई दे रहा है। फिर हेरिटेबिलिटी आल्सो मेजर द पैरेंटल सुपीरियरिटी, वो तो हम लोग ने डेफिनेशन में भी बताया था। तो यही डेफिनेशन को ही आपको याद रखते हुए उसके यूजेस लिखने, ठीक है। आप लोगों को इतना डिस्क्रिप्शन में लिखने की जरूरत नहीं, एक आध पॉइंट लिखोगे तो भी चलेगा, पर पॉइंट्स सब आने चाहिए। जैसे कि हेडिंग जो दिया है मैंने, इट विल फाइंड द इंफॉर्मेटिव रोल ऑन दी हेरिटेबिलिटी, जिसमें आएगा मेजर ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी, ब्रॉड सेंस, नैरो सेंस। फिर ये दो डेफिनेशन आएंगे। फिर उसके बाद आप लिखोगे इंटरप्रिटेशन ऑफ दी कंप्लीट हेरिटेबिलिटी और जीरो हेरिटेबिलिटी। इसमें आएगा ये फॉर्मूला, एनवायरनमेंट का इफेक्ट नहीं दिखता है तो हेरिटेबिलिटी 1 होता है, अगर एनवायरनमेंट का इफेक्ट दिखने लगा तो हेरिटेबिलिटी 0 होता है। फिर सेकंड पॉइंट क्या आएगा? हेरिटेबिलिटी मेजर दी पैरेंटल सुपीरियरिटी। आपकी अपने ओन वर्ड्स में, मतलब पेरेंट जितना सुपीरियर हो, जितना एडिटिव जीन एक्शन अच्छा होगा जीन इफेक्ट, तो उतना जो ऑफस्प्रिंग होगा वो अच्छा परफॉर्म दिखाएगा। फिर मेजर द डिग्री ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन फिनोटाइपिक वैल्यू एंड ब्रीडिंग वैल्यू सिलेक्शन। एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए भी हम लोग हेरिटेबिलिटी यूज करते हैं। इंडिकेशन ऑफ जीन एक्शन, हाई होगा तो मतलब एडिटिव जीन, हाई एडिटिव जीन एक्शन है। लो होगा तो मतलब नॉन एडिटिव जीन एक्शन है, जिसका कोई यूज नहीं है। मीडियम हेरिटेबिलिटी होगी मतलब एडिटिव प्लस नॉन एडिटिव जीन एक्शन है। फिर इंडिकेशन ऑफ दी बेसिक फिनोमेना, ये जो यूजेस है, मतलब पॉइंट वाइज आप लिखोगे, मेन हेडिंग। आप ये सब मतलब डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखने की जरूरत नहीं, आप लोगों को सिर्फ कंसेप्ट समझने के लिए मैंने इतना डिस्क्राइब करा है। आप लोगों को सिर्फ मेन हेडिंग लिखना है। फिर प्रेडिक्टिव रोल ऑफ हेरिटेबिलिटी क्या होता है? ब्रीडिंग वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए और जेनेटिक गेन के लिए, उसको आर से डिनोट करते हैं। आर इज इक्वल टू एच स्क्वायर इंटू एच। एच स्क्वायर क्या हुआ? हेरिटेबिलिटी हुआ। एस क्या हुआ? सिलेक्शन डिफरेंस हुआ। सिलेक्शन डिफरेंस क्या होता है? जिसमें सपोज हम लोग ने सिलेक्शन करा, ठीक है, सिलेक्शन करने के बाद हम लोग को पता चला कि ये जो एनिमल्स हम लोग ने कुछ सिलेक्ट करे थे वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और जो एनिमल्स अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं उन लोग को हम लोग ने साइड में करा। मतलब सिलेक्शन के बेसिस पे हम लोग को पता चल रहा है कि अच्छे कौन से और बुरे कौन से, उसको बोलते हैं सिलेक्शन डिफरेंस। और थर्ड पॉइंट है डिजाइनिंग ऑफ द रोल ऑफ हेरिटेबिलिटी। ये सब आपके यूज आएंगे। अगर आपको लिखना हो तो आप लोग वे टू इंक्रीज हेरिटेबिलिटी लिख सकते हो, अगर नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, ठीक है, पर यूज
सब आना चाहिए, ठीक है। डेफिनेशन आना चाहिए, टाइप आना चाहिए, फिर उसके बाद रेंज आना चाहिए, 0 to 1 है करके, फिर हाई हेरिटेबिलिटी, लो हेरिटेबिलिटी, मीडियम हेरिटेबिलिटी आना चाहिए, फिर यूजेस के मेन हेडिंग्स आने चाहिए। अगर वे तो आपको किसी ने वाइवा में पूछा तो आप बता सकते हो कि अब कैसे हेरिटेबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसका आंसर सिंपल है, वन वर्ड है, रिड्यूस दी एनवायरमेंटल वेरिएशन। बस इतना ही आपको बताना है। तो आपको एलपीएम में तो पढ़ा ही होगा, मैनेजमेंट वगैरह इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, रिकॉर्ड्स एक एनिमल के लेनी चाहिए, ज्यादा रिकॉर्ड्स मेंटेन करने चाहिए, ये सब बेस है इंक्रीज करने के लिए। और मिसकंसेप्शन तो ज्यादा करके पूछा नहीं जाता है, पर आपके नॉलेज के लिए मिसकंसेप्शन अबाउट हेरिटेबिलिटी, इनहेरिटेड वर्सेस नॉन इनहेरिटेड, फिर उसके बाद डेफिनेशन, जैसे हम लोग को पता चलता है कि हेरिटेबिलिटी ज्यादा हो तो ब्रीडिंग वैल्यू ज्यादा हो, इसका मतलब ये नहीं है। डेफिनेशन हम लोग को क्या बताता है, रिलेशनशिप जो है फिनोटाइपिक वैल्यू और ब्रीडिंग वैल्यू का वो ज्यादा है। और फिर हेरिटेबिलिटी से हम लोग पॉपुलेशन को मेजर कर सकते हैं, ये एक मिसकंसेप्शन है। तो आई होप